हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का सेकंड लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने औसत परमाणु भार तक बात कर ली थी कि औसत परमाणु भार क्या होता है, कैसे हम जो कैलकुलेट करते हैं, है ना। और इसके अलावा जो सापेक्ष परमाणु भार क्या होता है वो हमने उससे पहले पढ़ लिया। क्वेश्चन कैसे आएंगे सापेक्ष परमाणु भार पर, यह भी जो है वो हमने देख लिया था। औसत परमाणु भार की हम बात कर रहे थे कि यार औसत परमाणु भार पर जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है वो एक क्वेश्चन हमने देखा भी था। एम एवरेज निकालने का फॉर्मूला भी हमने देखा था, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2। आज की क्लास में जो वो हम इसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और जो औसत परमाणु भार है उस पर और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम देखते हैं। तो देखना जरा कि जैसे एक क्वेश्चन है कि यदि क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 प्रकृति में उपस्थित है तथा यदि क्लोरीन का, ये आपको जो है वो डेटा दे रखा है, यदि Cl का औसत परमाणु भार, ठीक है, ये आपको दे दिया कितना है, 35.5 है। तो दोनों समस्थानिकों की प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, है ना। तो भैया ये क्वेश्चन है और आपको जो क्या है, एम एवरेज का ही कंसेप्ट लगाना है और एम एवरेज के कंसेप्ट से ही जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा काम है। फॉर्मूला एक बार बता देना मुझे, क्या बताया था मैंने, एम एवरेज इज इक्वल टू क्या था भैया, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय नीचे क्या था, x1 प्लस x2, यही था ना फॉर्मूला। अब जो चीजें दे रखी है केवल उनकी वैल्यू रखनी है। तो दो समस्थानिक है, एक तो है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं m1 की वैल्यू तो है कितनी, 35, और m2 की वैल्यू जो कितनी है, 37। x1 जो x1 है इसको मान लो आप कितना x, आपको दोनों के लिए परसेंटेज बताना ना। तो जो x2 होगा ना, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 100 माइनस एक्स, कि एक का परसेंटेज अगर 100 में से x है तो दूसरा कितना हो गया, 100 माइनस एक्स हो गया। तो केवल वैल्यू रखनी है एम एवरेज, ये आपको दे रखा है कितना, 35.5 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, 35, x1 की जगह कितना रखूंगा, x प्लस ये कितना है, 37, और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना, x, और टोटल जो है वो करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 100। क्लियर है बात। अब इसको करते हैं हम सॉल्व, तो ये आ जाएगा कितना, 3550 इज इक्वल टू 35x प्लस कितना, 3700 माइनस 37x, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं यू लिख सकता हूं कि देखो 2x इक्वल टू आ रहा है कितना, 150, तो x इक्वल टू आएगा 75। कहने का मतलब क्लोरीन जो है, जो हम बोलते हैं ना 35.5 होता है, क्लोरीन का जो परमाणु भार 35.5 होता है ना। तो वो वास्तव में 35.5 तब है जब क्लोरीन के दोनों समस्थानिक और इनका प्रकृति में जो है वो पाए जाने की प्रतिशतता, एक का तो कितना होगा, ये वाला तो 75% और ये वाला कितना है, 25%। देखना जरा कि जिसका परसेंटेज नेचर में ज्यादा होता है ना, जो औसत परमाणु भार आता है वो उसी के ज्यादा नजदीक होता है, 35.5 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि इसकी परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, 35 के ज्यादा नजदीक है 35.5, है ना, क्योंकि इसका परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये है। और देखो जरा कि क्वेश्चन जो है इसमें और भी बनते हैं, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप समझना कि कई बार जो है ना क्वेश्चन में क्या करता है, आपको परसेंटेज नहीं देता है, परसेंटेज की जगह आपको अनुपात दे देता है ना, रेशियो दे देता है। और जब परसेंटेज की जगह अनुपात दे दे तो आप जो अनुपात दिया है, जो रेशियो दिया है, उसको डायरेक्टली एज इट इज काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज की जगह आप उसको सीधे काम में ले सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन ये है, यदि एक तत्व ए के 3 समस्थानिक 820, 822 तथा a की पावर x
ठीक है, प्रकृति में 1:2:1, ठीक है, के अनुपात में उपस्थित है। ठीक है, किस रेशो में प्रेजेंट है भैया जी? 1:2:1 के अनुपात में उपस्थित है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। या फिर क्वेश्चन देखो कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो x का संभव मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि A का औसत परमाणु भार, जो A है उसका औसत परमाणु भार आपको दिया है 24 है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है और आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा ना कि आप परसेंटेज की जगह डायरेक्टली रेशो काम में ले सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो जरा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास जो m एवरेज निकालने का तरीका वही क्या, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। ठीक है, 3 हो गए तो 3 आ जाएंगे, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब m एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, इज इक्वल टू, और m1 की वैल्यू जो कितनी है 20, x1 की जगह कितना रखूंगा, 1 रखूंगा, जो भी इसका अनुपात है, प्लस दूसरा है 22 और x2 की जगह कितना रखूंगा, 2 रखूंगा, प्लस तीसरा जो कितना है x और इसका अनुपात कितना है 1, और नीचे आप जो वो अब x1 x2 x3 की जगह जो क्या रखोगे, 1 प्लस 2 प्लस 1 रखोगे, यानी कि टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये तो आया 96 इज इक्वल टू 20 और 44 कितना आ गया, ये 64 आ गया क्या, प्लस x, तो x इक्वल टू यहां से सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 समस्थानिक हो गए, तीनों का एवरेज जो है वो कितना 24, एक की द्रव्यमान संख्या आ गई कितनी 20, एक की आ गई 22 और एक की आ गई कितनी 32, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एम एवरेज से आपको पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये एम एवरेज वाला कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और इसी पर आगे बढ़ते हैं। तो एम एवरेज के बाद में देखना जरा कि एक छोटा सा पॉइंट है कि पहले आपको यह समझना होगा, और भैया जी पॉइंट जो है ना वो है हमारे पास परमाणु भार की इकाई। तो ये समझना कि यार परमाणु भार की इकाई क्या है ना। परमाणु भार की इकाई, ठीक है, यूनिट। तो भैया अगर हम परमाणु भार की यूनिट की बात करें ना, तो यूनिट इसकी होती है AMU, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, है ना। और या फिर इसको केवल U से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ये परमाणु भार की इकाई होती है। और ये वास्तव में है क्या, तो ध्यान रखना, जैसे यार हम केजी को ग्राम में बदल सकते हैं, ग्राम को केजी में बदल सकते हैं, ठीक ऐसे ही हम जनरली बोलते हैं यार देखो द्रव्यमान की इकाई तो क्या होती है, केजी या ग्राम होती है, तो फिर ये भी तो भार है ना एक तरीके से, इसकी इकाई AMU। भैया बिल्कुल, कि यहां पर जो है इसको भी आप चाहो तो केजी या फिर ग्राम में बदल सकते हो। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एक AMU जो होता है ना, ये होता है अपने पास 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी, या फिर आप जो इसको बोल सकते हो 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम। ये हमारे पास एक AMU की ग्राम और केजी में वैल्यू होती है कि हम परमाणु भार को केजी या फिर ग्राम में प्रदर्शित कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जिसमें चाहो उसमें लिख दो, है ना। लेकिन परमाणु भार को जनरली हम AMU में मेजर करते हैं और जो है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये है क्या वास्तव में, तो ध्यान रखना जो एक AMU होता है ना, ये एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान होता है, एक न्यूक्लियॉन का भार होता है ये, ठीक है। अब यार ये कहां से आई ये वैल्यू, ध्यान दो जरा, कि पिछली क्लास में मैंने आपको औसत परमाणु भार बताया था ना, औसत परमाणु भार, और उससे पहले मैंने आपको बताया था सापेक्ष परमाणु भार। तो सापेक्ष परमाणु भार में हमने तुलना किसके साथ करी, सापेक्ष परमाणु भार में हमने तुलना करी कार्बन 12 के सापेक्ष, कि किसी भी तत्व का एक परमाणु
कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितने गुना भारी है, तो उसके साथ हमने तुलना करी। अब कार्बन 12 का भी कौन सा भाग लिया, 12वां भाग। अब इसको हम समझते कि ये वास्तव में है क्या। तो 6 कार्बन 12 हमने लिया, है ना। ध्यान दो जरा कि नाभिक में इसके पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। तो 6 6 कितने हो गए, 12। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हैं। तो भैया ये हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। तो इसके पास कितने न्यूक्लियन हो गए, इसके पास 12 न्यूक्लियन हो गए। अब हम कार्बन 12 का कौन सा हिस्सा लेते हैं, 12वां हिस्सा लेते हैं, है ना। कहने का मतलब इसका द्रव्यमान अभी कितना हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया भैया 12 न्यूक्लियनों के बराबर। इसका द्रव्यमान कितना है, 12 न्यूक्लियनों के बराबर है। और हम इसका कौन सा हिस्सा ले रहे हैं, इसका 12वां हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका 12वां हिस्सा का मतलब हो गया कितना, 1 न्यूक्लियन हो गया। और 1 न्यूक्लियन कहने का मतलब हम हमेशा तुलना 1 न्यूक्लियन के सापेक्ष करते हैं कि किसी भी तत्व का एक परमाणु 1 न्यूक्लियन से कितने गुना ज्यादा भारी है। अब 1 न्यूक्लियन का भार कितना होता है, आप सोचो कि यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार तो लगभग क्या है, समान है। अब जो है वो ऐसा बोल सकते हैं हम कि इसका द्रव्यमान लगभग 12 प्रोटॉन के बराबर है। तो 1 न्यूक्लियन 1 प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भार में भी थोड़ा सा अंतर आता है। तो इसलिए जो वो 1 न्यूक्लियन, देखो प्रोटॉन का भार भी कितना होता है, लगभग इतना ही होता है ना, और न्यूक्लियन का भार भी लगभग इतना ही। तीसरे चौथे डिजिट में जाते जो वो दोनों में क्या आता है, अंतर आता है। तो ध्यान रखना 1 AMU क्या है, काम की बात यह है कि 1 AMU क्या है, 1 AMU है 1 न्यूक्लियन का द्रव्यमान, 1 न्यूक्लियन का भार होता है क्या, 1 AMU। क्लियर है बात। तो भैया ये है अपने पास क्या, परमाणु भार की इकाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो परमाणु भार की इकाई के बाद में एक और तरीके का अपने पास जो भार है, जिसको हम बोलेंगे ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, GAM। अब यार ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम परमाणु भार जो है वो क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। तो देखना जरा कि ग्राम परमाणु भार जो है वो होता ये है कि अगर आप क्या करो, किसी भी तत्व का जो परमाणु भार है ना, उसको ग्राम में दर्शा दो, ग्राम में प्रदर्शित कर दो, तो ग्राम परमाणु भार मिलेगा। तो मैं ये लिख देता हूं, यदि किसी तत्व के परमाणु भार को, किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाए, ग्राम में प्रदर्शित किया जाए, तो ग्राम परमाणु भार प्राप्त होता है। ग्राम परमाणु भार प्राप्त होता है, ठीक है। कि भैया अगर कोई भी तत्व है तो उसका परमाणु भार अगर आप ग्राम में लिख दो, जैसे मेरे पास जो है यहाँ पर 3 लाइनें, 3 स्टेटमेंट है, तीनों को ध्यान से देखना, और तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा भैया जी, एक तो लिखा ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार। एक तो मैंने लिखा 16, केवल 16, आगे कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी इकाई नहीं है। फिर एक जो है वो मैंने लिखा ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु भार, और यहां पर मैंने लिख दिया भैया 16 AMU, ठीक। और एक मैंने लिख दिया ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु भार, ये है 16 और ये है ग्राम, ठीक है। 3 चीजें, तीनों का मतलब अलग अलग है। आप ध्यान दो जरा, सबसे पहली जो लाइन है ना, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16। भैया अगर कोई यूनिट नहीं लिखी है, ना AMU ना ग्राम, तो ये तो प्रदर्शित करता है इसका सापेक्ष परमाणु भार। ये तो क्या है, सापेक्ष परमाणु भार है। और जो सापेक्ष परमाणु भार होता है ना, जो सापेक्ष उसकी कोई इकाई नहीं होती है, ध्यान रखना, सापेक्ष चीज की कभी कोई इकाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो, जब सापेक्ष परमाणु भार हमने पढ़ा था, ऊपर हमने लिया था तत्व के 1 परमाणु का भार, नीचे हमने लिया था कार्बन 12 के 1 परमाणु का भार, तो भार से भार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सापेक्ष राशि की कोई इकाई नहीं होती है। तो अगर केवल 16 लिख के दे तब तो ये क्या है, इसका सापेक्ष परमाणु भार है। और अगर मान लो 16 AMU लिख के दे दिया, तब देखना ये क्या है, ये भैया ऑक्सीजन के 1 परमाणु का
एक परमाणु का वास्तविक भार है। ये आ गया भैया जी हमारे पास ऑक्सीजन के एक परमाणु का वास्तविक भार। ठीक है, कितना? 16 AMU। आप चाहो तो इसको ग्राम में बदल सकते हो। 16 गुणा 1 AMU की वैल्यू अभी बताई थी 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ये लो जी, ऑक्सीजन के एक परमाणु का ग्राम में भार आ गया। ठीक, और अब आपको क्या करना, जो परमाणु भार है ना उसमें AMU हटा के ग्राम लगाना, वैल्यू सेम रखनी है। कि जैसे जो ऑक्सीजन का 16 AMU हटाओ और इसकी जगह ग्राम लगाओ। इसको ग्राम में नहीं बदला, इसको ग्राम में बदलूंगा तो इतनी वैल्यू आएगी। बस AMU हटाना है, वैल्यू सेम रहेगी, 16 ग्राम 16 AMU। तो यहां पर जो है 16 ग्राम जैसे ही लगाया तो अब ये इसका हो जाता है भैया ग्राम परमाणु भार। इसको हम बोलेंगे क्या? ग्राम परमाणु भार। और ग्राम परमाणु भार और जो दूसरा अपने पास होता है ना AMU, तो इन दोनों में अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि ग्राम लगाते ही अब ये जो है ना, ये ऑक्सीजन के Na परमाणुओं का भार हो गया है, ऑक्सीजन के Na परमाणुओं का भार। और यहां पर Na जो है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या। और इसका मान तो तुम्हें पता ही होगा, Na होता है कितना? 6.022 गुणा 10⁻23। यह अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, जो कि आपको याद भी रखना है। और भैया देखो, कई जगह कई बार इसको सॉल्व करने के लिए हम केवल 6 ले लेते हैं, 6 गुणा 10⁻23 ले लेते हैं। तो ये अपने पास 3 तरीके के परमाणु भार है। ध्यान रखना, अगर इकाई नहीं लगी है तो वो तो क्या है? सापेक्ष परमाणु भार है। अगर AMU लगा है तो वो उसके केवल एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करेगा। और अगर ग्राम लगा दिया AMU हटा के, तो जो है वो अब उसके Na परमाणु का भार हो जाएगा। और Na का मतलब कितने परमाणु का भार? 6.02 गुणा 10⁻23 परमाणु का भार हो जाएगा। आई होप मेरी सारी बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब जो है वो थोड़ा सा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखना जरा कि यहाँ पर जब बात आ गई है यार Na की, जब बात आ गई है अवोगाद्रो संख्या की, तो इसी को देख लेते हैं। देखने में जो है वो ये संख्या बहुत छोटी लग रही है, 6.02 गुणा 10⁻23, लेकिन भैया वास्तव में ये जो संख्या ना, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अवोगाद्रो संख्या जो होती है ना Na, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कहां से आया, कैसे इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई। हमें तो केवल इतना ध्यान में रखना कि Na का मान कितना होता है, 6 गुणा 10⁻23 या 6.02 गुणा 10⁻23, ये Na का मान होता है। अब ये देखने में छोटी लगती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है ये। और भैया इतनी बड़ी संख्या है कि आप अज्यूम भी नहीं कर सकते। जैसे इसको फील करने के लिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, है ना, कि वास्तव में अवोगाद्रो संख्या जो है वो कितनी बड़ी संख्या है। एक क्वेश्चन जो है वो इससे हम समझते हैं, यदि मेरे पास अवोगाद्रो संख्या के बराबर रुपए हो, ठीक है, तथा यदि मैं 10 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से पैसे खर्च करता हूं, तो ये पैसा खर्च करने में मुझे कितने साल लगेंगे, ठीक है। कि भैया ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास अवोगाद्रो संख्या के बराबर पैसे हैं, ठीक है, सोचो यार 6 गुणा 10⁻23 रुपए हो, कैसे भी हो जाए बस इतने, और 10 लाख रुपए एक सेकंड में उड़ाते हो। 10 लाख रुपए, अल्ले इतने में तो जो है मैंने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, जितने में मैंने स्टेटमेंट बोला है 1 करोड़ हो गए अब तक तो, है ना। तो 10 लाख रुपए एक सेकंड में अगर मैं खर्च करता हूं, तो ये पैसा खर्च करने में कितने साल। अब आप कहोगे कि सर साल लगेगा, ये तो कुछ घंटों में खत्म ना। अभी देखना जरा ये संख्या कितनी बड़ी है वास्तव में, ठीक है ना, जिससे हमें पता चलता है कि यार ये जो है वो कितना टाइम लगेगा इस पैसे को खर्च करने में। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इतना रुपया पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए हम अवोगाद्रो संख्या की बात जब भी करते हैं ना, तो हम अवोगाद्रो संख्या के रूप में जो बहुत ही छोटे कण होते हैं केमिस्ट्री में, सूक्ष्म कण जो होते हैं,
उनका ही मेजरमेंट करते हैं, अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनका मेजरमेंट करने के लिए ही हम Na काम में लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो बड़े अणु है ना, तो वो या बड़े जो कण है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर कभी संभव नहीं हो सकते। तो अब आप देखना कि ये संख्या वास्तव में क्या है, इसका जादू देखना आप कि भाई आपको जो है वो 10 लाख रुपए कितने सेकंड में खर्च किए, 1 सेकंड में खर्च किए, है ना। तो 10 लाख रुपए खर्च करने में लगा समय, खर्च करने में लगा समय। तो भैया ये कितना, ये है 1 सेकंड। तो मुझे बताओ कि 1 रुपया खर्च करने में कितना समय लगेगा। 1 रुपया खर्च करने में लगेगा भैया जी ये 10 लाख, 1/10 लाख। 10 लाख का मतलब कितना हो गया, 10 की घात 6 हो गया ना। तो आपको जो है वो 1/10 की घात 6 सेकंड जो है वो इतना लगेगा। कहने का मतलब 10 की घात -6 सेकंड लगेंगे 1 रुपया खर्च करने में। 1 रुपया खर्च करने में 10 की घात -6 सेकंड लगेंगे। और मुझे जो है वो पैसे खर्च करने कितने के बराबर, अवोगाद्रो संख्या के बराबर पैसे खर्च करने हैं। 6 गुणा 10 की घात 23 रुपए खर्च करने हैं। तो मैं ये बोलूंगा 6 गुणा 10 की घात 23, 6 गुणा 10 की घात 23 रुपए खर्च करने में लगा समय। तो 10 की घात -6 गुणा 6 गुणा 10 की घात 23, ये समय आ गया सेकंड में। बोले तो ये आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 17 सेकंड लगेंगे। ये लीजिए सेकंड आ गए। अब इसी को जो वो हम एक काम करते हैं, पहले जो वो मिनट में बदल लेते हैं, फिर आवर में बदल लेते हैं, दिन में, महीनों में, साल में बदल लेते हैं। तो भैया सेकंड है कितने, तो अब देखो टाइम 6 गुणा 10 की घात 17 सेकंड है। तो पहले इसको 60 से डिवाइड कर दूं, तो 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ गए मिनट, ठीक है। फिर 1 मिनट में जो है वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 से अगेन डिवाइड कर दिया, ये आ गए घंटे। फिर 1 दिन में 24 होते हैं घंटे, तो ये आ गए हमारे पास दिन। 1 महीने में जो है वो कितने, या 1 साल में जो वो 365 दिन होते हैं, तो इसको जो वो 365 से डिवाइड कर दो, ये लो, ये आ गए साल, ठीक है। इतने साल का समय लगेगा। अगर आप क्या करोगे भैया जी, इसको जो है वो सॉल्व करोगे ना, तो ये साल हमारे पास जो है वो अप्रोक्सली आएंगे 1.92, है ना। और इनटू, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 की घात 10, ठीक है। मतलब 1.9 गुणा 10 की घात 10। तो अब आप समझो जरा कि यार इतने साल लगेंगे। अब मान लो आपकी अगर एक पीढ़ी जो है वो 100 साल की है, तो जो इसको 100 से और डिवाइड कर दो, तो 10 की घात 8 पीढ़ियां, है ना। 2 गुणा 10 की घात 8 पीढ़ियां, 10 की घात 8, देखो 10 की घात 6 हो गया कितना, 10 लाख। 10 की घात 7 हो गया कितना, जो है वो 1 करोड़। और 10 की घात 8 का मतलब हो गया 10 करोड़, है ना। तो आपकी लगभग 20 करोड़ पीढ़ियां जो है वो ये पैसा बैठ के खाएगी। ये संख्या इतनी बड़ी है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये संख्या देखने में बहुत छोटी लगती है, कि अवोगाद्रो संख्या जो है ना देखने में बहुत छोटी सी है कि यार 6 गुणा 10 की घात 23, लेकिन वास्तव में संख्या बहुत बड़ी है। और इसीलिए हम जब भी अवोगाद्रो संख्या की बात करते हैं ना, तो वहां पर जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जो छोटे कण होते हैं केमिस्ट्री में, अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो केवल उनके ही मेजरमेंट की बात करते हैं अवोगाद्रो संख्या के रूप में। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास है परमाणु भार। अब परमाणु भार के बाद में अगली चीज की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट जो है ना वो है अपने पास अणु भार। देखो जी अणु भार, ठीक है। और अणु भार या फिर जो इसको आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जैसे परमाणु भार है ठीक वैसे ही अणु भार का कंसेप्ट है। दोनों जो वो चीजें सेम ही है कि अणु भार हम किसके लिए ज्ञात करेंगे, अणु भार हम अणु के लिए ज्ञात करेंगे, परमाणु भार किसके लिए, परमाणु के लिए ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब आप समझो कि जैसे परमाणु भार में मैंने आपको बताया था कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितने गुना भारी है, वो परमाणु भार होता है। ठीक ऐसे ही यही अणु भार होता है। तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर कि किसी अणु का अणुभार, अणु का अणुभार यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि वह एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान के या 12वें भाग के द्रव्यमान से कितने गुना अधिक भारी है, कितने गुना अधिक भारी है। ठीक है, ये तो इसका मतलब हुआ
कि कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान से वो कितने गुना ज्यादा हेवी है, कितने गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, अब आप समझो कि यार किसी अणु का अणुभार निकाले कैसे, तो उसके लिए जो है वो ध्यान में रखना है कि अणु का अणुभार जो होगा ना, अणु का अणुभार, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं, जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होगा। परमाणु भारों के योग के बराबर होगा। ठीक है, कि यार जो अपने पास अणु भार है, उस अणु में जितने भी परमाणु हैं, सबके परमाणु भारों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अणु भार आ जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो कि हमारे पास है H2O, तो H2O का अणुभार ज्ञात करना, देखो वैसे तो हो सकता है आपको आता है, लेकिन ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है ना जिनको नहीं आता है, कि आपको आता होगा लेकिन हो सकता है किसी और को नहीं आए, तो सबका ध्यान में रखते हुए जो वो लेवल को उसी तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कि भैया कोई भी वीडियो देखे तो उसको ये नहीं लगे कि भाई ऊपर से जा रहा है सामान, है ना। तो यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, एक का एक, तो दो का दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, टोटल कितना आ गया 18। तो भैया H2O का अणुभार कितना होगा, 18 होगा। जैसे CO2 है ना, तो CO2 में कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हो गया 12, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 का गुणा 2, टोटल करो कितना आ गया 44 आ गया। ठीक है, जैसे हमारे पास जो NH3 है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 का 3, टोटल कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, अब इसका अणुभार ज्ञात करना है, तरीका वही सीधा सा है, सिंपल सा है। क्या बोलूंगा, एक कार्बन का 12, तो 6 का कितना 12×72 72 हो गया, प्लस एक कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, तो 12 का गुणा 12, प्लस ऑक्सीजन का जो एक का 16, तो 6 का कितना हो जाएगा 96, और टोटल करोगे तो ये आ जाएगा कितना अपने पास 180। ये ग्लूकोज का अणुभार है। अब देखो कि अणुभार आपको बताता क्या है, अणुभार आपको बताता है कि जैसे H2O का आपने लिखा कितना 18, तो H2O का अगर 18 है, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि H2O का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 18 गुना ज्यादा भारी है। जैसे CO2 का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 44 गुना ज्यादा भारी है। जैसे यहां पर बोलूंगा NH3 का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 17 गुना ज्यादा भारी है, और यहां पर ग्लूकोज का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 180 गुना ज्यादा भारी है। ये इसका मतलब होता है। क्लियर है बात। तो बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है, और ये ज्ञात करना जो है वो शायद आपको आ गया होगा कि भाई कैसे हम जो है वो अणुभार का मापन कर सकते हैं, कि जितने भी परमाणु है सबके परमाणु भारों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो अणुभार आ जाएगा। समझ गए। यूनिट इसकी भी वही AMU हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है। तो अगला जो पॉइंट है वो यही है, ग्राम अणुभार। ध्यान से देखना, ग्राम अणुभार। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, GMM। अब यार ये क्या होता है, तो जैसे हमने अभी ग्राम परमाणु भार की बात करी थी ना, तो ठीक वैसे ही जो हम ग्राम अणुभार की बात करेंगे, कि अगर आप किसी भी अणु के अणुभार को किस में प्रदर्शित कर दो, ग्राम में दर्शा दो, ग्राम में प्रदर्शित कर दो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्राम अणुभार बोल देंगे। ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर कोई भी अणु है, कैसा भी अणु है ना, यदि किसी अणु के अणुभार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाए, ग्राम में प्रदर्शित किया जाए, तो ग्राम अणुभार प्राप्त होता है। ठीक है, तो भैया उस केस में आपको क्या मिलेगा, ग्राम अणुभार मिलेगा। वो 3 पॉइंट अपने पास, 3 लाइनें हैं, और तीनों का मतलब जो है वो अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो कि एक तो मैंने लिखा है यार H2O का अणुभार, है ना, तो एक तो हमने लिखा H2O का अणुभार कितना 18, केवल 18 लिखा हुआ है ना। दूसरा जो है वो मैंने एक ये लिखा कि यार H2O का अणुभार यहां पर मैंने लिख दिया 18 AMU, और एक मैंने ये लिख दिया भैया H2O का अणुभार, और यहां पर मैंने लिख दिया AMU हटा के, वैल्यू सेम है, AMU हटा के क्या लिख दिया भैया जी, ग्राम लिख दिया। ये 3 पॉइंट अपने पास, तीनों का मतलब अलग अलग है। जैसा अभी हमने परमाणु भार में किया था ना, ठीक वैसा ही है
कि सबसे पहला H2O का अणुभार केवल 18 लिखा है, इसका मतलब ये इसका सापेक्ष अणुभार है, सापेक्ष अणुभार है, क्योंकि सापेक्ष चीज की कभी कोई यूनिट नहीं होती है। यानी कि ये तो आपको ये बता रहा है कि H2O का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 18 गुना भारी है। और अगर आपने इसी के आगे AMU लगा दिया है ना, 18 AMU लिख दिया, तो अब ये जो हो जाएगा ये H2O के एक अणु का भार हो जाएगा, एक अणु का भार। कि भैया अगर परमाणु भार के या अणु भार के आगे जो है वो आपने क्या कर दिया, AMU लगा दिया, तो वो केवल इसके एक अणु का भार है। कि H2O के एक अणु का भार कितना, 18 AMU। आप चाहो तो इसको ग्राम में बदल सकते हो, कैसे, 18 गुणा 1.66 गुणा 10 की घात 23 से गुणा कर दो, सॉरी 1.66 गुणा 10 की घात -24 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो H2O के एक अणु का ग्राम में भार आ गया, H2O के एक अणु का ग्राम में भार। और अगर यहीं पर आपने AMU हटा के ग्राम लगा दिया, वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान रखना, वैल्यू नहीं बदलेगी कि भाई इसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको AMU हटा के ग्राम लगाना है। तो ये हो जाएगा भैया अब H2O का ग्राम अणुभार हो गया, ये ग्राम अणुभार। और ये कितने अणुओं के भार को प्रदर्शित करता है, देखो ये तो H2O के एक अणु के भार को प्रदर्शित करता है, और जैसे ही आपने ग्राम लगाया अब ये H2O के अन्य अणुओं के भार को प्रदर्शित करता है। तो ये है भैया H2O के अन्य अणुओं का भार, अन्य अणुओं का भार, ये H2O के अन्य अणुओं के भार को प्रदर्शित करता है। क्लियर है बात। तो ये देखो जरा कि हमारे पास अणुभार हो गया, हमारे पास परमाणु भार हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम बात करेंगे एक मोल की, कि मोल वास्तव में क्या है, उसका मतलब समझेंगे और मोल पर कैलकुलेशन करेंगे, है ना। और भाई क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस जो वो अवेलेबल होंगे, इसलिए जो वो रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए जो ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। इससे पहले जब मैं क्लासेस रिकॉर्ड करी है तो वो जो है वो सारी 1-1 घंटे की है एवरेज, है ना। अब जो हो ये इसी ड्यूरेशन की जो वो क्लासेस रहेगी, और ताकि जो आपको भी दिक्कत ना हो, ज़्यादा लंबी क्लास देखोगे डेटा ज़्यादा कंज्यूम होगा, इतना डेटा होता नहीं है मोबाइल में, ठीक है ना। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो नीट की तैयारी करने में या जेईई की तैयारी करने में लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।